हेलो फ्रेंड्स, हमारा सोशल स्टडीज़ पोर्शन का चैप्टर नंबर 1 अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया को हम अभी समझते हैं. सो लेट अस बिगिन दिस चैप्टर. हमने आगे के लेसन्स, आगे के स्टैंडर्ड्स में हमने ये पढ़ा है कि एक ज़माने में इंडिया वर्ल्ड का लीडिंग कंट्रीज़ में आता था. अलग अलग देशों के लोग इंडिया के कल्चर से इन्फ्लुएंस होके, इंडिया की प्रॉस्पेरिटी से, तरक्की से इन्फ्लुएंस होके दे वुड कम टू इंडिया. वर्ल्ड के लोग इंडिया के साथ बिजनेस करना, ट्रेड करना चाहते थे, बिकॉज इंडिया के साथ बिजनेस करने से वो पैसा कमा सकते थे. तो अलग अलग कंट्रीज के मर्चेंट्स इंडिया आते थे. नॉर्मली लैंड रूट से वो इंडिया आते थे, नॉर्थ वेस्ट साइड से, यानी इंडिया का ये बाजू से, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से वो इंडिया में आते थे. पंजाब के एरिया में से वो इंडिया आते थे और इंडिया से वो ट्रेडिंग करते थे. कुछ एरिया में शिप से भी बिजनेस होता था, लेकिन शिप से जो बिजनेस होता था वो सिर्फ यहाँ से अरेबिया तक होता था और आजू बाजू की कंट्रीज में, लेकिन मेनली यहाँ से अरेबियन कंट्रीज के पास, एंड अरेबियन कंट्रीज के से लैंड रूट से ही यूरोप तक इंडिया का सामान जाता था. तो अरब ट्रेडर्स बहुत सालों तक दे अंडरटुक ट्रेड थ्रू लैंड रूट, बट स्लोली सिचुएशन बदलते गए तो ट्रेड थ्रू लैंड रूट स्टॉप्ड. सो यूरोपियन मार्केट्स में सिल्क, कॉटन क्लोथ्स, मसलिन, वो भी एक प्रकार का कॉटन ही है, ब्लैक पेपर, स्पाइसेस जैसे इंडियन कॉमोडिटीज का डिमांड बढ़ गया. लेकिन ये यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे उनको अभी सामान मिलने नहीं लगा. आप ये मैप देख सकते हैं कि पहले इंडिया से लैंड रूट से ही सामान जाता था, बगदाद होके इस्तांबुल तक जाता था, और इस्तांबुल में यूरोप के ट्रेडर्स आके वहां से सामान लेते थे. तो इंडिया के ट्रेडर्स बीच में ये अरब ट्रेडर्स को सामान बेचते थे. ये अरब ट्रेडर्स यहाँ से लेके जाते थे इस्तांबुल में आके यूरोपियन ट्रेडर्स सामान लेके जाते थे. दूसरा रूट था कैलिकट से, कोचीन से. कैलिकट से सी के द्वारा गल्फ ऑफ ईरान में से यहाँ तक सामान जाता था शिप में. देन वहाँ से अगेन लैंड रूट से इस्तांबुल रूट गो, एंड यानी अरब ट्रेडर्स यहाँ से दे वुड टेक केयर, एंड देन इस्तांबुल में यूरोप में वापस जाता था. थर्ड रूट था गल्फ ऑफ एडन से रेड सी होके यहाँ तक जाना, अफ्रीका का. ये यहाँ पे उस समय बंद था. स्विस कैनल अभी खोदा है, उस समय बंद था. देन स्विस कैनल को पे से लैंड में से पास होके वापस मेडिटेरियन सी में से वेनिस और जिनेवा करके सिटीज में बिजनेस होता था. लेकिन 1452 में ये इस्तांबुल जो था ना, वो टर्किश लोगों ने कैप्चर कर दिया, मुस्लिम टर्क्स ने कैप्चर कर दिया, और इसके कारण यूरोप का बिजनेस ये बंद हो गया. तो यूरोपियन ट्रेडर्स को इंडिया का सामान मिलना बंद हो गया. तो ये काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज थे, दे स्टार्टेड टेकिंग आउट एडवेंट वॉयजेस, कि आप खास करके पोर्चुगल और नीचे स्पेन. तो स्पेन और पोर्चुगल के किंग्स ने बहुत लोगों को प्रोत्साहन दिया कि आप लोग इंडिया का सी रूट ढूंढ लो, और जो इंडिया का सी रूट ढूंढेगा वो तो मालामाल हो जाएगा, बिकॉज सीधा वो इंडिया के साथ दरिया से बिजनेस करेगा, शिप भर के इंडिया से सामान लाएगा और यूरोप के मार्केटों में मुंह मांगे दाम में बिकेगा. एक जमाना ये था कि इंडिया से निकलने वाला मरी, जो ब्लैक पेपर है, 10 रुपया का मरी अगर यहाँ से निकलता है कैलिकट से, तो यूरोप आते आते वो 1000 रुपया का हो जाएगा. इतना ज़्यादा उसका मार्जिन था, प्रॉफिट था, बिकॉज ये रूट लंबा रूट था, डेंजरस रूट था, बहुत हैंड्स चेंज करता था, प्लस इसको सिक्योरिटी बहुत चाहिए था, काफ़ी लुटेरे तोड़की थे. तो बेसिकली ये रूट इतना डेंजरस था कि खर्चा बहुत हो जाता था. सो अल्टीमेटली द प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन यूरोप वाज वेरी एक्सपेंसिव. तो यूरोप के कुछ किंग्स ने ये बेनिफिट लेना चाहा कि इंडिया का सी रूट अगर मिल गया तो हमें बहुत पैसा मिलेगा, और एक्चुअली ऐसा ही हुआ. जो किंग, जैसे पोर्चुगल के किंग को पहले इंडिया आने का मौका मिल गया, तो पहले कुछ सालों में, तो 50 एक साल में तो उसने तो जो पैसा कमा लिया वो कोई और किंग ने कभी कमाया नहीं होगा.
सो कुछ एडवेंचरस सेलर्स ऑफ यूरोप एंड अदर कंट्रीज स्टार्टेड द सर्च ऑफ सी रूट टू कम टू इंडिया. हम दो एक सेलर्स का नाम लेते हैं. वन इज क्रिस्टोफर कोलंबस. क्रिस्टोफर कोलंबस इटालियन एक्सप्लोरर था. वो स्पेन का किंग की मदद से इंडिया ढूंढने निकल पड़ा. He thought that one can go to India via west also. Now कोलंबस ने माना कि वो इसे यूरोप यहाँ पे है. सब कोलंबस से पहले जो भी लोग थे ना वो नीचे जा रहे थे, अफ्रीका और आ रहे थे, लेकिन जितना नीचे आएंगे गर्मी बढ़ेगी और बहुत नीचे आए लेकिन फिर भी अफ्रीका फिनिश होता ही नहीं है, वापस वो चले जाते हैं. और यहाँ पे बहुत गर्मी था और यहाँ पे जो कॉन्गो का एरिया था वहाँ पे जो सेलर शिप लेके अटकते भी थे वो बीमार पड़ जाते थे. यहाँ पे मलेरिया होता था और अलग अलग उनको डिजीज हो जाती थी, तो बहुत लोग बीमार पड़ के वापस चले जाते थे. तो बहुत लोग मानते थे कि ये अफ्रीका एंड होने वाला ही नहीं है. तभी एक बिलीफ आया उस समय कि अर्थ राउंड है. उस समय अर्थ लोग फ्लैट मानते थे, इसलिए सब सेलर डरते थे कि बहुत दूर जाएंगे गिर जाएंगे, ऐसे जाएंगे अटलांटिक ओशन में तब भी हम गिर जाएंगे. मैं आपको पूरा वर्ल्ड का मैप दिखाता हूं, बाद में आपको आइडिया आएगा. सो यू सी दिस इज अ वर्ल्ड मैप. बहुत सेलर्स मानते थे ये यूरोप है, दिस इज यूरोप ईयर. यूरोप से ऐसे जाएंगे तो दरिया एंड हो गए, हम गिर जाएंगे बिकॉज अर्थ फ्लैट था. उस समय ये लैंड मास अननोन था, ढूंढा नहीं गया था. सिर्फ नोन था एशिया और अफ्रीका, लेकिन अफ्रीका का कोस्ट मालूम था. ऑस्ट्रेलिया भी मालूम नहीं था, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, ये कुछ ढूंढा नहीं गया था. लेकिन कोपर्निकस ने प्रूव किया कि अर्थ राउंड है, तो कोलंबस ने ये मान लिया कि अर्थ राउंड है. अब मार्को पोलो करके एक एडवेंचरर आदमी था, वो इटली से चलते चलते यहां से चलते चलते वो गया था चाइना तक, और चाइना में बहुत साल रहा मार्को पोलो. चाइना के किंग को मिला, चाइना के दरबार में रहा और चाइना से जब वापस वो यूरोप वापस आया मार्को पोलो, तो बहुत पैसा लेके आया था, खजाना लेके आया था. किंग ने उसको बहुत गिफ्ट किया था. मार्को पोलो ने अपनी मेमोज में लिखा था कि इंडिया है ना चाइना के नीचे ही है, इंडिया का चाइना के साउथ में इंडिया है. तो कोलंबस ने ये चीज को मन में रख दिया कि अगर मैं स्पेन से चालू करूंगा और बिकॉज अर्थ राउंड है, मैं अगर ऐसे गया थोड़ा साउथ की तरफ, मैं अगर नीचे की तरफ लेकिन वेस्ट डायरेक्शन में जाऊंगा तो मैं सीधा अर्थ गोल होने के कारण मैं सीधा इंडिया पहुंच जाऊंगा. तो कोलंबस बाबू निकल पड़ा. 1492 में उसने वॉयज चालू किया और वो निकल गया ऐसा, अटलांटिक ओशन को पार किया और एक दिन वो एक लैंड पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया. एंड कोलंबस ने वहां पे कोई ब्राउन स्किन वाले लोग मिले, उनसे ट्रेडिंग किया, उनसे पाइनएप्पल्स और कुछ बहुत सारे चीज ले लिया उसने. एंड वो बहुत खुश हुआ कि मैं तो इंडिया पहुंच गया. एंड वापस कोलंबस आ गया यूरोप, स्पेन आ गया. एंड स्पेन में आके वो हीरो बन गया कि कोलंबस ने इंडिया ढूंढ लिया. लेकिन उसके 6 साल बाद 1498 में वास्को दा गामा करके जो सेलर था पोर्चुगल का, वो नीचे गया, केप ऑफ अफ्रीका से नीचे पास हुआ, यहाँ पे केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा. अभी केप ऑफ गुड होप है ना ये एरिया, वास्को दा गामा से पहले बार्थोलोमियो डायस करके एक पोर्चुगीज सेलर ऑलरेडी यहाँ तक जा चुका था. तो पोर्चुगल से ट्रैवल होके ऐसा जाके वो अफ्रीका के टिप तक, दिस इज वहां तक पहुंचा. तो उसने ये टिप को केप ऑफ गुड होप नाम दिया था. तो वहां तक ऑलरेडी जा चुका था, तो उसके पास मैप ऑलरेडी पोर्चुगल के पास था. इसलिए जब कोलंबस वास्को दा गामा जब निकला तो वो फटाफट ये मैप को फॉलो करके ये केप ऑफ गुड होप आ गया. केप ऑफ गुड होप को बाद से वो अफ्रीका का कोस्ट को पकड़ के ऐसे ऊपर तक आया और यहाँ पे मडागास्कर तक आया. एंड यहाँ पे कोई इंडियन सेलर का मदद उसको मिला, यहाँ पे एक इंडियन सेलर था, उसकी मदद से वो इंडिया आ गया. ऐसा पाकर के कैलिकट का राज्य में किंग जामोरिन का रूल में वहाँ पे ये पहली बार इंडिया आया. एंड पोर्चुगीज लोगों ने
प्रूव किया कि हम इंडिया गए थे पहले, कोलंबस कहीं और गया। कोलंबस जब तक जिंदा था वो तो मानता ही गया कि मैं तो इंडिया ही गया हूं, लेकिन बाद में जब व्हेन इट वाज प्रूवन कि नहीं, कोलंबस एक्चुअली इंडिया नहीं गया था, कुछ कहीं और गया था, और गलती से उसने अमेरिका कॉन्टिनेंट ढूंढ लिया था। तो कोलंबस ने जिस एरिया को ढूंढा था उसको वेस्ट इंडीज नाम से जाना गया। तो ये वेस्ट इंडीज आइलैंड्स है, और ये इंडिया जो था एक्चुअली उसको ईस्ट इंडिया के नाम से जाना गया। तो ये ईस्ट इंडिया बना और ये वेस्ट इंडिया बना, बिकॉज ये दोनों पोर्चुगल और स्पेन अपने हम पे अटक गए कि स्पेन बोला हम ईस्ट, हम इंडिया गए ही है, हम इंडिया के ईस्ट बाजू जाके गए, सर हम इंडिया का वेस्ट बाजू गए, एंड पोर्चुगीज बोले नहीं नहीं हम इंडिया गए, हम उसका वेस्ट बाजू गए। ऐसे करके दोनों अपने केस बनाते गए। तो ये बन गया वेस्ट इंडिया, ये बन गया ईस्ट इंडिया। लेकिन कोलंबस गलती से कहाँ गया था, अमेरिका उसने ढूंढ लिया था। लेकिन कोलंबस के नाम से अमेरिका नहीं है। अमेरिका जो है, अमेरिका अमेरिगो वेस्पुसी के नाम से बना गया है। वो एक मैप मेकर, कार्टोग्राफर था। उसने कोलंबस से कुछ साल पहले या उस समय एक मैप बनाया था वर्ल्ड का, एक रफ मैप बनाया था, और वो मैप में उसने यहाँ पे एक एरिया मार्क किया था, यहाँ पे कोई लैंड होना चाहिए। उसने लैंड प्रेडिक्ट किया था, और उसका प्रेडिक्शन जब राइट हुआ कि यहाँ पे लैंड एक्चुअली है, कोई लैंड मास है, इसलिए ये लैंड मास को अमेरिका नाम दिया गया, अमेरिगो वेस्पुसी के नाम से। तो स्पेनिश लोगों ने एक स्टेप आगे गए, देश हो गए हमारा हीरो कोलंबस का भी सम्मान होना चाहिए। तो जब स्पेनिश लोगों ने पूरा मिलिट्री को भेजा, साउथ अमेरिका कैप्चर किया, और यहाँ पे इनका और एस्टेक लोगों को मार के उनको सफाया कर दिया, और साउथ अमेरिका में पूरा अपना राज इस्टेब्लिश किया, तब एक पूरा कंट्री का नाम कोलंबिया दे दिया गया। तो यहाँ पे साउथ अमेरिका में कंट्री है कॉल्ड कोलंबिया, जो कोलंबस की नाम पे ये बना है। ओके, सो कमिंग बैक, हमने कोलंबस की बात किया, राइट। वो वेस्ट इंडीज जाके आया था, राइट, कैरिबियन आइलैंड्स में, और वो रेड इंडियंस को मिला था, यानी जो इंडियंस को मिला उनको रेड इंडियंस बोल दिया। यानी आज भी अमेरिका के जो नेटिव लोग हैं उसको इंडियंस ही बोलते हैं, दे आर कॉल्ड इंडियंस बट दे आर कॉल्ड रेड इंडियंस। वास्को ड गामा पोर्चुगल से था, और वो केप ऑफ गुड होप को सर्कल करके कैलिकट को पोर्ट 22 मई 1498 को पहुंचा। ये हमारा टर्निंग पॉइंट है इंडियन हिस्ट्री का, 22 मई 1498, बिकॉज इस दिन यूरोपियंस इंडिया में एक्चुअल सेटल हुए, इंडिया में आए। उस समय कैलिकट का जो रूलर था वो कौन था, किंग जामोरिन था, और उसने बिजनेस करना अलाउ कर दिया। सी दीज पीपल केम एज ट्रेडर्स, तो इंडिया वालों को कोई खतरा नहीं था उस समय, तो ट्रेडिंग का राइट्स दे दिया पोर्चुगीज को। पोर्चुगीज लोगों ने कैलिकट में 1500 की ईयर में अपना फोर्ट एस्टेब्लिश किया बिजनेस करने के लिए, अपना ट्रेडिंग के लिए फोर्ट एस्टेब्लिश किया, उसको फोर्टिफाई कर दिया, एंड एक कमांडर अपॉइंट किया, एक कमांडर अपॉइंट किया जिसका नाम एल्बुकर्क था। एल्बुकर्क ये फोर्ट को संभालने के लिए, लेकिन स्लोली ये तो एम्बिशियस हो गया एल्बुकर्क, एंड धीमे धीमे वो अपनी आर्मी जो उसके पास था उसको लेके वो नॉर्थ तरफ आया, और उसे गोवा कैप्चर किया 1506 में, एंड स्लोली धीमे धीमे 100 सालों के पीरियड में पोर्चुगीज लोग जो थे उनको ने मैंगलोर, कोचीन, गोवा, ड्यू, मुंबई एंड श्रीलंका का आइलैंड्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। यानी स्लोली ये इंडियन लोग समझ गए कि ये लोग हैं ना फिरंगी लोग हैं, पोर्चुगीज लोगों को फिरंगी बोलते हैं। तो ये फिरंगी लोग जो है वो उनकी दानत खराब है, उसको सिर्फ बिजनेस नहीं करना है, वो इंडिया में राज भी करना चाहते हैं। फिर भी हम उनसे सीखे नहीं, और ये नए नए लोग इंडिया बिजनेस करने आए, उनको हम स्वीकारते गए। अब पोर्चुगीज रूल का एंड कैसे हुआ वो देख के बाद में हम वीडियो एंड करते हैं। तो इन द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी पोर्चुगीज का जो ट्रेड था वो बंगाल तक मौजूद था। उस समय मुगल एम्परर शाहजहां था, शाहजहां वाज द मुगल एम्परर। सूबेदार ऑफ बंगाल ने कंप्लेन किया शाहजहां को पोर्चुगीज का बिहेवियर के कारण। पोर्चुगीज लोग साउथ इंडिया में वो अपना कब्जा जमा, लेकिन नॉर्थ तक कभी नहीं आए,
अभी बंगाल का भी सूबेदार ने शाहजहां को कंप्लेन किया कि ये पोर्चुगीज लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। तो शाहजहां ने अपनी मिलिट्री भेजी और हुगली का फोर्ट को डिमोलिश कर दिया, तोड़ डाला, शिप्स को बर्न कर दिए। एंड अल्टीमेटली पोर्चुगीज रूल जो है ना इंडिया में से एंड हो गया। सिर्फ बाकी कौन सा रहा? ड्यू, दमन एंड गोवा। एंड ड्यू, दमन एंड गोवा तो 1962 तक इंडिया का पोर्चुगीज का पार्ट रहा। इंडिया आजाद हुआ 1947 में, फिर भी ये 3 एरिया तो पोर्चुगल का ही पार्ट था। 1962 में हमें लड़ाई करनी पड़ी पोर्चुगल से और गोवा को आजाद कराना पड़ेगा। सो अभी हम पोर्चुगीज का देखा कि वो इंडिया का कैसे आए। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डच के बारे में, आगे देखेंगे। राइट, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।